करते हैं आज की हम लोग अपनी कहानी। और सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि हम लोग मिसलेनियस विविध आज से शुरू करने जा रहे हैं। टारगेट हमारा रहेगा पीसीएस मेंस, साथ ही साथ एसएससी सीजीएल का मेंस अगर कोई बच्चा देगा तो वहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव आता है, तो वहाँ पे भी ये टॉपिक्स आपके काम आएंगे। इसमें पहला टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एनर्जी सेक्टर्स ऑफ इंडिया, भारत का ऊर्जा क्षेत्र। क्योंकि मैंने अपनी जांच के दौरान पाया है कि ये वाला टॉपिक हम लोगों को बहुत कम तैयार होता है और किताबों में भी इसके बारे में हमें कोई ठीक ठाक डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। तो जो भी गवर्नमेंट डेटा है उनको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है एनर्जी सेक्टर ऑफ इंडिया। भारत के ऊर्जा क्षेत्र, और इन्हीं में हम लोग संसाधन भी आगे ऐड कर देते हैं, रिसोर्सेज भी ऐड कर देते हैं। अब एनर्जी की कहानी जो शुरू होती है या एनर्जी की बात जब भी आती है तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि ऊर्जा का मतलब है क्या और ऊर्जा का हमारे जीवन में क्या योगदान है, क्या रोल है। तो इस संबंध में दो कहानियां निकल के आती हैं। पहली कहानी ये कि एक ऐसा भी समय था, एक ऐसा भी समाज था जब मानव अपने जीवन को केवल सरवाइव कर रहा था और सर्वाइवल से ज़्यादा ना ही उसकी लाइफ में कुछ था, ना ही उसने कभी सोचा था। ये वही दौर था जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी और हम लोग स्टोन एज से निकल करके थोड़ा सा सिविलाइज्ड हो रहे थे और कल्चर्ड मैनर्ड सोसाइटी में रहने लगे थे। लेकिन जैसे ही एक टर्म हमारे सामने आता है निकल के, पॉपुलेशन, तो ये इस दुनिया की पहली प्रॉब्लम मानी गई कि जनसंख्या से ही ये सारे विवाद, सारी चीजें शुरू होती हैं। लेकिन आपको ये भी एक पॉइंट याद रखना चाहिए, ये भी चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि मानव सभ्यता का इतिहास आज से करीब 40,000 साल पुराना है। जो मॉडर्न मैन है, जिसे हम लोग होमो सेपियंस कहते हैं, ये आज से 40,000 साल पहले से इस धरती पर है। लेकिन 1950 तक, 1950 तक इनकी जो आबादी थी वो थी 2 अरब। लेकिन 1950 से आज 2023 तक, यानी कि मात्र 73 सालों में इनकी आबादी हो गई है 7 अरब। ये 7 अरब को टच करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो काम जो हम पिछले 40,000 सालों में नहीं कर पाए वो 70 सालों में करके दिखा दिया। क्यों करके दिखा दिया? आबादी क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ गई अचानक से? तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है वो है फूडिंग। आबादी सिर्फ तब बढ़ेगी जब आपके पास खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप खुद नहीं खा सकते, माल न्यूट्रिशन का शिकार है, भोजन और पोषण आपको नहीं है, तो आबादी बढ़ने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? जब आबादी बढ़ेगी तो इसके पीछे ही मनुष्य ने कृषि करना सीख लिया होगा, खेती बाड़ी सीख ली होगी, अनाज उगाना सीख लिया होगा, तब जाकर के पॉपुलेशन बढ़ी होगी। और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अगली प्रॉब्लम जो लोगों के पास आएगी वो होगी रहने की, घर की। हमारे घर में भी जब मेंबर्स बढ़ जाते हैं तो हमें नए घर या नई जगह की तलाश करनी पड़ती है। तो जब मनुष्य की आबादी बढ़ गई तो अगली प्रॉब्लम जब रहने की आई तो यहां पर हुआ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में शहरीकरण या नगरीकरण के नाम से भी जानते हैं। अब ये नगरीकरण किसे कहते हैं? नगरीकरण का मतलब है जंगलों को काट करके नगरों को बसाना। और नगरों को बसाने के लिए आपको मकान बनाने पड़ेंगे, जंगलों को साफ करना पड़ेगा, उससे जो लकड़ियां निकलेंगी उनको भी यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो जब हम लोग डेवलपमेंट के कुछ फेजेस को पढ़ते हैं तो पहले फेज में आती है पॉपुलेशन, दूसरे फेज में आता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है सबको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अगर उसको मैं फिर से रिपीट करूं कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ अर्बनाइजेशन, तो आपका आंसर होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहीं से ये सब चीजें शुरू होती हैं। अच्छा, जब अर्बनाइजेशन हुआ, लोगों के रहने की भी व्यवस्था हो गई, तो अब जो नई जनरेशन आई है उनको रोजगार भी तो चाहिए होगा। अब उनके खाने की भी तो व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी।
तो इसलिए अर्बनाइजेशन के बाद जो अगला सेक्शन आता है वो आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम लोग औद्योगिकरण के नाम से जानते हैं। अब यहां पर औद्योगिकरण की दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह कि आपने जंगल साफ कर दिए हैं, आपने शहरों को बसा दिया है, तो जो उससे जो लकड़ी निकली होगी, उससे जो रिसोर्सेस पैदा हुए होंगे, उनको यूज करके उद्योग लगाए गए। दूसरी चीज ये कि इसी दौरान मानव की समझ बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ी है, अर्बनाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो मानव की समझ भी तो बढ़ी होगी। तो अपनी बढ़ी हुई समझ के चलते वो कुछ इन्वेंशंस कर सकता है, वो कुछ डिस्कवरीज कर सकता है, और कुछ अनकन्वेंशनल वो उद्योगों को तैयार कर सकता है। लेकिन जैसे ही ये उद्योग तैयार होंगे तो उद्योगों के माध्यम से एक चीज यहां पर पैदा होगी और वो होगा ग्लोबलाइजेशन। वैसे तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब भूमंडलीकरण है, और जब हम लोग इकोनॉमी पढ़ते हैं तो वहां पे ग्लोबलाइजेशन का मतलब आता है कि अपनी अर्थव्यवस्था की तुलना विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं से करवा देना ही ग्लोबलाइजेशन होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि औद्योगिकरण के तुरंत बाद ग्लोबलाइजेशन नहीं आ सकता है। हमने पहले औद्योगिकरण करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, वहां पे देखना पड़ेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज का रोल हमारे पास क्या था। इसके बाद हमें डिस्कवरीज करनी पड़ेंगी, इन्वेंशंस करने पड़ेंगे, और कई बार ऐसे इन्वेंशंस होते हैं जो रेवोल्यूशनरी होते हैं, जो क्रांतिकारी होते हैं। उदाहरण के तौर पर दुनिया का पहला टीका जब बनाया गया तो वो टीका चेचक का था, और इस चेचक के टीके ने दुनिया को बदल दिया था। इसीलिए आज भी हम लोग एडवर्ड जेनर का नाम याद रखते हैं। तो जब भी कभी रेवोल्यूशनरी इन्वेंशंस होते हैं तो दुनिया को बदलते हैं, और दुनिया को एक ग्लोबल विलेज के रूप में तैयार करते हैं, एक वैश्विक गांव के रूप में तैयार करते हैं, और उसी वैश्विक गांव को हम लोग ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन वो एपेक्स है, ग्लोबलाइजेशन वो सैचुरेशन पीरियड है जिसके ऊपर कोई चीज नहीं जाएगी। इसलिए ग्लोबलाइजेशन के बाद अब आपको नीचे आना ही आना है, और जब ग्लोबलाइजेशन के खतरे महसूस होने लगेंगे, जब ग्लोबलाइजेशन से प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, तो अगली चीज यहां पर आपको क्या समझ में आएगी? वो समझ में आएगी पॉल्यूशन। यहीं से पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण भी शुरू होता है, और प्रदूषण के साथ अनेक खतरे पैदा होते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पैदा होता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग भी पैदा होती है, और जैसे कि एयर पॉल्यूशन भी पैदा होता है। और यहां से भी अगर स्थितियां ना सुधरी तो ये दुनिया गोल है, साइकिल पूरा घूम रहा है। एक ना एक दिन जहां से शुरुआत करी थी वहीं पे आके फिर से रुक जाना है। तो इसका जो आखिरी फेज होता है उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है मरुस्थलीकरण। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि पहले इस दुनिया में कहीं पर भी डेजर्ट नहीं थे, हर जगह हरियाली थी, हर जगह नदियां थी। तो उसका रीजन यही था कि मनुष्यों की आबादी बहुत ज्यादा नहीं थी, और जब मनुष्यों की आबादी बहुत ज्यादा नहीं होगी तो हम जंगलों को नहीं काटेंगे। जब जंगलों को नहीं काटेंगे तो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस होगा, और उसी प्रॉपर फोटोसिंथेसिस के चलते डेजर्ट्स बनने की संभावना शून्य हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी हम जंगलों को काटेंगे, अर्बनाइजेशन करेंगे, अर्बनाइजेशन करेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो ग्लोबलाइजेशन होगा, ग्लोबलाइजेशन करेंगे तो पॉल्यूशन होगा, और पॉल्यूशन का रिजल्ट मरुस्थलीकरण होगा, क्योंकि शुरुआत में ही आपने जंगलों को काट दिया था। इसीलिए जो फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन होगा आगे चल के वो होगा डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण। शुरुआत कहां से हुई थी? पॉपुलेशन से। इसलिए बार बार कहा जाता है कि इस दुनिया में करीब 95% से ज्यादा समस्याओं की जड़ क्या है? पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया जाए तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर हमको फेस नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि इस दुनिया में पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम्स खूब तेजी से चल भी रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि उनका सक्सेस रेट क्या है, जो हमें आगे पता चलेगा। अब इसी कड़ी में जब यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, आज का हमारा जो टॉपिक है वो दरअसल है एनर्जी सेक्टर्स ऑफ इंडिया। लेकिन ये इसका बैकग्राउंड है, जब तक आप बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तब तक आपको टॉपिक में मजा नहीं आएगी।
अब बैकग्राउंड ये कहता है कि कभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया होगा, औद्योगिकरण आया होगा, और जब आप पहला शब्द सुनते हैं उद्योग, जब आप सुनते हैं औद्योगिकरण, तो जो पहली पिक्चर आपके दिमाग में बनती है वो पिक्चर होती है फैक्ट्री, वो पिक्चर होती है चिमनी, वो पिक्चर होती है भट्टी। तो जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा तो हमको सबसे पहले रिक्वायरमेंट इन्हीं चीजों की पड़ेगी, भट्टियों की, चिमनियों की। तो इसका मतलब यह हुआ कि औद्योगिकरण से पहले ही मनुष्य ने भट्टियों को जलाने चलाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लिया होगा। तो ये चीज जो डिस्कवर होती है उसको हम लोग कहते हैं फॉसिल फ्यूल। और औद्योगिकरण की कहानी फॉसिल फ्यूल से ही शुरू होती है, जिसे हिंदी में जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब ये जीवाश्म ईंधन क्या है? बचपन से ही आप लोग इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि हजारों, लाखों और करोड़ों साल पहले कुछ भौगोलिक उथल पुथल हुआ। प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी जब हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो हम पढ़ते हैं उसमें डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। तो दो प्लेट्स के बीच में डिस्ट्रक्शन हुआ, एक प्लेट दूसरी प्लेट से जाकर के टकराई, और टकराने का परिणाम यह हुआ कि दोनों प्लेट्स के मार्जिन पर जो जंगल थे, जो वन थे, जो जीव जंतु थे, जो जानवर थे, वो दब गए। दबने के बाद हजारों, लाखों, करोड़ों साल तक ये दबे रहे, और तीन प्रोसेस यहां पर एक्टिवेट हुए: हीट, टाइम एंड प्रेशर। इन तीनों के ही ऊपर हीट, टाइम और प्रेशर पड़ा, और समय के साथ इन्होंने अपना रंग, रूप, स्वभाव, चरित्र सब बदल लिया, और ये बन गए फॉसिल फ्यूल, यानी कि जीवाश्म ईंधन। एग्जाम्पल इसका होता है कोयला। एक दिन में तो नहीं बना, बहुत समय इसको लगा होगा बनने में। यहां पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब ये जीव, वनस्पतियां और जंगल दबे होंगे तो इनके ऊपर अगर हीट कम पड़ी होगी, प्रेशर कम पड़ा होगा और समय कम दिया गया होगा, तो ये बने होंगे कोयला। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर हीट, टाइम एंड प्रेशर इंक्रीज कर दिया होगा तो ये बन गए होंगे पेट्रोल। और अगर इनके ऊपर मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम हीट और मैक्सिमम प्रेशर दिया गया होगा तो ये बन गए होंगे गैस। इसीलिए जब बात हम लोग फॉसिल फ्यूल की करते हैं तो फॉसिल फ्यूल्स में तीन तरीके के फ्यूल्स आते हैं मुख्य तौर पर, जिनमें पहले नंबर पर होता है कोल, दूसरे नंबर पर होता है पेट्रोल, और यहां पर पेट्रोल का मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, और तीसरे नंबर पर होती है गैस। ठीक है। अब ये जो कोल, पेट्रोलियम और गैस हैं, इन तीनों के बनने का प्रोसेस भी सेम ही था, बस हीट, टाइम और प्रेशर का अंतर आ गया था। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बच्चे लोग तैयारी करते हैं, अब तैयारी के दौरान आपके ऊपर कम हीट, कम प्रेशर और कम टाइम अगर दिया जाए तो ग्रुप सी, ग्रुप डी की परीक्षा आप पास करते हैं। लेकिन अगर हीट बढ़ा दी जाए, क्लास के दौरान आपके ऊपर हीट बढ़ा दी जाए, प्रेशर बढ़ा दिया जाए और आपको समय ज़्यादा दिया जाए तो आप ग्रुप बी में भी जा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आपको मैक्सिमम हीट में रखा जाए, मैक्सिमम प्रेशराइज किया जाए और मैक्सिमम टाइम आपके ऊपर दिया जाए तो आप ग्रुप ए में भी जा सकते हैं। तो यहाँ से हम ये चीज़ें सीखते भी हैं कि लाइफ में जब भी हम प्रेशराइज हों, जब भी हमारे ऊपर हीट ज़्यादा पड़ रही हो, जब भी हमारे ऊपर समय ज़्यादा लग रहा हो, तो हम कुछ बेहतर ही बनने जा रहे हैं। कम वही बनेगा, कमतर वही रहेगा जिसने हीट, टाइम और प्रेशर कम झेला हो। जो कोहिनूर बनेगा, जो डायमंड बनेगा, उसने निश्चित तौर पे मैक्सिमम हीट, टाइम और प्रेशर झेला होगा। ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये जो फॉसिल फ्यूल है, इसकी डिस्कवरी हो गई, इसके बनने का तरीका क्या था ये भी आपको पता चल गया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। लेकिन जब यहां पर हम लोग आते हैं तो एनर्जी को अब हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। बेसिक बातें समझने के बाद अब हम लोग ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांट देंगे। पहले ऊर्जा संसाधन को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शनल एनर्जी, और दूसरे को कहते हैं नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी। अगर हिंदी में इसकी चर्चा करें तो ये है पारंपरागत
ऊर्जा स्रोत और ये है गैर परंपरागत। इनके बीच में अंतर क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जब भी हम लोग कहते हैं कन्वेक्शनल या परंपरागत, तो हिंदी का टर्म परंपरा हमारी ज्यादा समझ में आता है और हमको ऐसा फील होता है जैसे गांव में लकड़ी, कंडा, कोयला, अंगीठी, इन सब पर खाना बनाया जाता है। तो जब हम इन सारे सोर्सेस से एनर्जी प्राप्त करते हैं तो इन्हें हम लोग कन्वेक्शनल फॉर्म ऑफ एनर्जी या परंपरागत ऊर्जा संसाधन या परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। अच्छा, क्या आसान भाषा में यह बात कही जा सकती है कि परंपरागत ऊर्जा के साधनों में फॉसिल फ्यूल्स ही आएंगे? एक बार सोच के देख लीजिए। क्या आम बोलचाल की भाषा में यह बात कही जा सकती है कि परंपरागत ऊर्जा के साधनों में फॉसिल फ्यूल्स ही आएंगे? क्योंकि परंपरागत या कन्वेक्शनल का मतलब जो लंबे समय से चले आ रहे हैं। अब लंबे समय से तो फॉसिल फ्यूल ही चले आ रहे हैं, कोयला है, पेट्रोल है, गैस है, यही चले आ रहे हैं। इसीलिए आज भी दुनिया के कई हिस्सों में एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में फॉसिल फ्यूल्स का ही यूज किया जाता है और इसे टेक्निकल टर्म में हम लोग कन्वेक्शनल एनर्जी के नाम से जानते हैं। आगे बात सुनिए। अब आते हैं दूसरी तरफ। ये जो सेकंड टाइप है जिसको नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी के रूप में हम जानते हैं, तो नॉन कन्वेक्शनल का मतलब हो गया गैर परंपरागत। गैर परंपरागत का मतलब जो लंबे समय से यूज नहीं किए जा रहे हैं, ये नए हैं, ये लेटेस्ट हैं, इसको लेकर के इन्वेंशंस हुए हैं, इसको लेकर के नई नई डिस्कवरीज हुई हैं। तो जब भी हम लोग नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेस की बात करेंगे तो यहां पर भी दो तरीके की चीजें आ जाएंगी। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आएगी रीन्यूएबल एनर्जी। और रीन्यूएबल को हम लोग कहते हैं नवीनीकृत ऊर्जा। और दूसरे नंबर पर आएगी यहां पर नॉन कन्वेक्शनल का मुख्य रूप, जिसको हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी कहेंगे। और न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग नाभिकीय ऊर्जा, यूरेनियम से बनने वाली ऊर्जा, इसके नाम पे जानते हैं। अब यहां पे एक सवाल पैदा होता है और ये सवाल स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको एग्जाम में मिल सकता है, एजर्शन रीजन के फॉर्म में मिल सकता है, लेकिन बहुत ही कम संभावना है कि ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलेगा। और अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिला तो आपके बाएं हाथ का खेल है। एमंग विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ कन्वेक्शनल फॉर्म ऑफ एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं कोयला, पेट्रोल, गैस, यूरेनियम। सिंपल आंसर यूरेनियम। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है। तो इस तरीके के मल्टीपल क्वेश्चंस जो बनेंगे वो आपको यहां पे सब सामने नजर आ रहे हैं। इतनी कहानी में अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। सबको अच्छे से क्लियर है ना? कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल एनर्जीज को देखने के बाद हम लोगों ने यह अंतर स्पष्ट कर लिया कि जब भी हमसे परंपरागत ऊर्जा की बात करी जाएगी हम फॉसिल फ्यूल का नाम लेंगे, जब भी हमसे गैर परंपरागत की बात करी जाएगी तो हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी का नाम लेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि ये न्यूक्लियर एनर्जी तो हमें क्लियर है, नाभिकीय ऊर्जा हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम को जलाया जाता है, फिर श्रृंखला अभिक्रिया होती है तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ये कहते हैं। ये रीन्यूएबल क्या है? नवीनीकृत क्या है? नवीनीकृत का मतलब है ऊर्जा का वो संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होगा, नया है, रिसर्च का विषय है। रीन्यूएबल जिसको हम रिसाइकल कर सकें,
जो कभी खत्म ना हो, उसे रिन्यूएबल कहते हैं। उदाहरण के तौर पे, क्या सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होगा? नहीं। तो अगर हम ऐसी कोई व्यवस्था कर ले कि सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा बनाई जा सके, तो वो कभी खत्म नहीं होगी। तो हमने वो व्यवस्था कर ली, हमने इन्वेंट किए फोटोवोल्टिक सेल्स, और आज आप देख रहे हैं कि जगह जगह सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और हम उससे एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। हवा चलना कभी बंद होगी? नहीं। अगर उसी हवा को एक डायरेक्शन दे दी जाए और उसे बना दिया जाए विंड, तो विंड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी कहलाएगी। ज्वार भाटा आना कभी बंद होगा? नहीं। जब तक धरती, चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक ज्वार भाटा भी आएगा। लेकिन जब टाइड्स आते हैं तो उन्हीं टाइड्स को कंट्रोल करके अगर हम टरबाइंस को घुमा सकें, टाइडल एनर्जी बना सकें, तो टाइडल एनर्जी कैसी एनर्जी होगी? रिन्यूएबल होगी, जो कभी भी खत्म नहीं होगी। तो नवीनीकृत ऊर्जा क्या होती है? मैं आशा करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। नवीनीकृत ऊर्जा का मतलब ऐसी ऊर्जा जो कभी भी खत्म नहीं होगी। हाँ, आपको उसको कंडेंस करना पड़ेगा, वो आपको फ्री में नहीं मिलने वाली है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जब हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो तीन एनर्जीज यहां पर आती हैं। सबसे पहले आती है सोलर एनर्जी, जिसको सौर ऊर्जा कहेंगे। दूसरे नंबर पर आती है विंड एनर्जी, जिसे हम लोग पवन ऊर्जा कहेंगे। और तीसरे नंबर पर आती है टाइडल एनर्जी, जिसे हम लोग ज्वारीय ऊर्जा कहेंगे। और अच्छी और खुशी की बात यह है कि ये तीनों ही एनर्जीज इंडिया में हैं। इंडिया में है इन द सेंस भारत इसको प्रोड्यूस करता है, और थोड़ा बहुत नहीं, अच्छी खासी मात्रा में प्रोड्यूस करता है। हम विश्व के अग्रणी राष्ट्र में हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में आपने देखा भी होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में प्राइम मिनिस्टर मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड चैंपियंस ऑफ द अर्थ साउथ कोरिया के अंदर दिया भी गया था। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक यहां पर जाकर के समाप्त होता है कि एनर्जी सेक्टर्स ऑफ इंडिया में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं। इस टॉपिक में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एनर्जी की उत्पत्ति कैसे हुई और ये पूरा प्रोसेस कैसे चल रहा है। तो हम लोगों ने सीखा पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पॉपुलेशन और डेजर्टिफिकेशन क्या होता है। यहां से हमने उठाया इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, और हम लोगों ने सीखा कि औद्योगिकरण जब हुआ तो उसके पहले ही फॉसिल फ्यूल्स को ढूंढ लिया गया था। फॉसिल फ्यूल्स हीट, टाइम और प्रेशर के द्वारा बने हुए हैं और इनमें कोल, पेट्रोलियम और गैसेस आते हैं। लेकिन जब हम किसी भी प्रकार के फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं तो इसे कन्वेक्शनल फॉर्म ऑफ एनर्जी या परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है, जो कि लंबे समय से इस दुनिया में चल रहा है। लेकिन अब एक नया डेवलप हो गया है जिसे नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरे हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये नाभिकीय ऊर्जा है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर बनाई जाती है। इसके बारे में भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनीकृत ऊर्जा का मतलब है एक ऐसी ऊर्जा जो उन संसाधनों से प्राप्त की जाए जो कभी खत्म नहीं होंगे, एक ऐसी ऊर्जा जो असीमित है, अपार है। बस आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और ब्रेन का यूज करना है और ये एनर्जी हो जाएगी आपकी। तो इसमें हम लोगों ने देखा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी। साथ ही साथ एक नई फॉर्म ऑफ एनर्जी भी आपको और बता देता हूं, बल्कि ये नया फॉर्म ना होकर के नया टर्म है केवल। इसको हम लोग कहते हैं कार्बन न्यूट्रल एनर्जी। एक टर्म आता है कार्बन न्यूट्रल एनर्जी। तो जब भी कभी कार्बन न्यूट्रल एनर्जी टर्म आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको यह सोचना चाहिए कि इसका मतलब क्या हुआ। कार्बन का मतलब सब लोग जानते हैं, कार्बन, और कार्बन एक पॉल्यूटेंट है। न्यूट्रल का मतलब जीरो, एनर्जी का मतलब ऊर्जा। तो एक ऐसी ऊर्जा जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसको जलाने के बाद कार्बन का प्रोडक्शन ना हो, उसे कार्बन न्यूट्रल एनर्जी कहेंगे। तो क्या यह मान लिया जाए कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी ये सब कार्बन न्यूट्रल हैं? अगला क्वेश्चन तुरंत बन जाता है कि कार्बन न्यूट्रल एनर्जी किसे कहते हैं। तो ऑल द रिन्यूएबल एनर्जीज आर कार्बन न्यूट्रल एनर्जी। सबको अच्छे से क्लियर हो गया? ये तो हो गया हमारा टॉपिक। ये टॉपिक हर किसी को क्लियर होना चाहिए।
अगर मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आता है एनर्जी सेक्टर्स ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करके, खटाक पूरा एज इट इज आप लिख देंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, विश्वास रखिए। लेकिन हमें डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेटा जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक हम आगे की कोई भी कहानी नहीं समझ पाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऊर्जा मंत्रालय है, जो एनर्जी मिनिस्ट्री है हमारी, उस मिनिस्ट्री ने 30 अप्रैल 2023 को कुछ डेटा रिलीज किए। इसी साल 30 अप्रैल को कुछ डेटा रिलीज किए। वो डेटा बिल्कुल करंट डेटा है। मैं उन डेटाज के आधार पे आपको बता रहा हूं कि हमारे देश में इस समय जो एनर्जीज का शेयर है और जो सेक्टर है वो क्या है। ये डेटा आपके करंट अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आपके स्टैटिक जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन, मेंस आंसर राइटिंग या इंटरव्यू के लिए भी ये डेटा आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो फॉसिल फ्यूल से एनर्जी आ रही है, यानी कि जो कन्वेक्शनल एनर्जी हमारे देश में आ रही है, उसका टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में कितना योगदान है, कितना रोल है। तो ये डेटा बहुत ही ज्यादा अप्रूव और बहुत अच्छे डेटा हैं, ध्यान रहे 57%। 57% ऊर्जा जो हमारे देश में है वो कन्वेक्शनल फॉर्म से आती है, यानी कि फॉसिल फ्यूल, कोयला, पेट्रोल और गैस से आती है। आनी भी चाहिए क्योंकि ये कन्वेक्शनल है। इसके बाद जब हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी की बात करते हैं तो ये एनर्जी 43% हमारे देश में है। पहले तो बहुत कम था इसका रोल, लेकिन अब 43% हो गया। ये बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी बात है ये हमारे देश के लिए। अब इसको अगर हम थोड़ा सा क्लासिफाई कर दें तो न्यूक्लियर एनर्जी 1.6% है प्रेजेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। इसी में हाइड्रो एनर्जी भी आती है, जो यहां पे मैं लिख नहीं पाया हूं, और हाइड्रो एनर्जी भी नॉन कन्वेक्शनल के अंतर्गत ही आएगी। तो ये 11.2% है, यहां लिख दे रहा हूं। हालांकि इसका मैं आपको अलग से टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, हाइड्रो एनर्जी क्या होती है। सोलर एनर्जी की जब बात करते हैं तो 16.1 सोलर एनर्जी का परसेंटेज है, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा परसेंटेज है ये। इसी तरीके से कोयले वाली ऊर्जा की बात करते हैं तो 49.3। आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा जो एनर्जी आती है वो कोयले से ही आती है, 49.3%। और अंत में नंबर आता है गैस का, तो 6% ऊर्जा गैस से भी आ रही है, क्योंकि इस समय आप लोग देखते हैं सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक बात तो ये हो गई, ये डेटा आपको क्लियर हो गए, और ये डेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि ये एनर्जीज बनाने वाले जो सोर्सेज हैं, क्या उन सोर्सेज का भी हमारे जीवन में रोल है? पता होना चाहिए, बिल्कुल 100% पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लीजिए न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने के लिए हमारे देश में 7 न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं। डायरेक्ट आप याद रखिए 7 न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं, जिनके नाम भी क्रमशः आपको पता ही होंगे। तारापुर, ककरापारा, ठीक है, कुंडकुलम और आपका रावत भाटा, नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर, ये 7 हैं। सबसे पुराना इनमें से कौन सा है? तारापुर ट्रॉम्बे है, 1969। ये सब फैक्ट है, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, रट के रखिए, ठीक है। आपके पास में जीके की सामान्य किताबें हैं, नोट्स हैं, तो उनमें लिस्ट याद करना आपका काम है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। इसके बाद अगला सवाल हमारे पास पैदा होता है कि जो थर्मल पावर स्टेशन हैं, यानी कि जो कोयले से जो बिजली हमारे देश में बनती है, चूंकि इसका रोल भी आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा है 49.3%, तो कितनी बनती है और कितने स्टेशन हैं? तो 269 थर्मल पावर स्टेशन हैं हमारे देश में। और इन 269 थर्मल पावर स्टेशंस को 2 भागों में बांटा गया है। 138 थर्मल पावर स्टेशंस जो हैं वो पब्लिक सेक्टर हैं, यानी कि सरकार उनको चलाती है, और इतने ही करीब 131 जो पावर स्टेशंस हैं वो प्राइवेट सेक्टर हैं, प्राइवेटाइजेशन है, उनमें बिजली बनाई जाती है। और यहां से जो टोटल प्रोडक्शन होता है बिजली का वो करीब 4 लाख मेगावाट होता है। 39,33,089 मेगावाट का प्रोडक्शन होता है। मोटे तौर पर आपको याद रखना चाहिए 4 लाख मेगावाट का प्रोडक्शन होता है। इसी तरीके से जब हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो 197
197 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं हमारे देश में, जहां पर पानी के द्वारा बिजली बनाए जाने का काम किया जाता है। अब ये जो डेटा है, ये डेटा तो आपको समझ में आ गए होंगे, टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अब एक जिम्मेदारी आपकी है। जिम्मेदारी ये है कि कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। 7 न्यूक्लियर पावर स्टेशन याद करना कोई मुश्किल काम नहीं, आपको याद भी है। इनके अंदर करीब 25 रिएक्टर्स हैं, तो अगर यह भी पता हो कि सबसे ज्यादा रिएक्टर जैसे कि कुंडकुलम में है तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन 269 थर्मल पावर स्टेशन याद करना पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं इसको याद कर सकता है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है। उदाहरण के तौर पर हम लोग कानपुर में रहते हैं, अगर हम लोग कानपुर में एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाएं जहां पे हम लोग कोयले से बिजली बनाएं, तो सबसे पहले आप सोचिए, ध्यान में लाइए कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो कोयले की ही आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि बिजली उससे बनेगी। फिर हमको एक प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा, बहुत बड़ी चिमनी लगानी पड़ेगी, बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने पड़ेंगे। अच्छा, क्या कानपुर में कोयले की माइन है? नहीं है, तो हमें कोयला ऐसी जगहों से मंगाना पड़ेगा जहां पे कोयले की माइनिंग होती हो। उदाहरण के तौर पर कोल कैपिटल ऑफ इंडिया झारखंड, तो वहां से हम कोयला मंगाएंगे ना। अच्छा, कोयला ट्रेन में लद के आएगा, ट्रकों में लद के आएगा, तो उसका भी रेंट लगेगा, किराया लगेगा। फिर हमें अपने यहाँ पर कोल डिपो बनाने पड़ेंगे उसको रखने के लिए, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कानपुर जैसे शहर के अंदर जब बिजली बनके तैयार होगी तो इसकी कॉस्टिंग क्या होगी? ये सस्ती होगी या महंगी होगी? महंगी बिजली बनेगी निश्चित तौर पर। इसलिए हमको करना यह चाहिए कि अगर हम थर्मल पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, कोयले पर आधारित बिजली बनाना चाहते हैं, तो ऐसी जगह जाकर बनाएं जहां पर कोयले की खदान हो, जहां पर नदी हो, पानी की भी अवेलेबिलिटी रहेगी, कोयले की भी अवेलेबिलिटी रहेगी, और हम जो प्रोडक्शन करेंगे थर्मल पावर का वो सस्ती दरों पे कर पाएंगे। ट्रिक क्या समझ में आई आपको? 269 थर्मल पावर स्टेशंस को याद कर पाना इज नॉट पॉसिबल, लेकिन हमको यह तो याद हो सकता है कि कोयले की माइनिंग कहां कहां होती है। तो जहां जहां कोयले की माइनिंग होती है हमारे देश में, लगभग वहां वहां पर थर्मल पावर स्टेशंस लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, झारखंड को हम लोग कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा कोयला है दुनिया में, इसीलिए झारखंड में सबसे ज्यादा थर्मल पावर स्टेशंस हैं। तो आप झरिया, झबुआ, रानीगंज, दुर्ग, इसके अलावा आप मध्य प्रदेश के अंदर सिंगरौली, जितने भी कोयले वाले जगह हैं उन सब जगहों पर ये थर्मल पावर स्टेशंस लगे हुए हैं। इसको याद करने के लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल सजेशन दे रहा हूं, एटलस खोलिए, कोयला क्षेत्र देखिए, वहीं पे आपको सारे थर्मल पावर स्टेशंस लगे मिलेंगे। आगे बात समझ में। इसी तरीके से जब बात हाइड्रो पावर की होगी, तो हाइड्रो पावर का मतलब है पानी से बनने वाली बिजली। पानी से बनने वाली बिजली भी नॉन कन्वेक्शनल में आती है, लेकिन ये टॉपिक चूंकि मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा इसलिए इसको यहां पे शामिल नहीं किया है। 197 प्रोजेक्ट है। अब अगर पानी से बिजली बन रही है तो निश्चित तौर पे ये प्रोजेक्ट किसी नदी के ऊपर लगा होगा, तो लगभग हर नदी के ऊपर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं। इनको याद करना भी इसीलिए आसान हो जाता है क्योंकि नदी के ऊपर लगे हैं, और जब नदी के ऊपर लगे हैं तो नदी के नाम से मिलते जुलते होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं जब ज्योग्राफी पढ़ाता हूं बच्चों को तो हमेशा फोकस करता हूं कि कृष्णा रिवर को याद करके रखिए। तो जब कृष्णा रिवर को याद करके रखेंगे ना, तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर जब बनेगा ना 7 नदियों का, तो वो 7 नदियों पे ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, उन्हीं नदियों के नाम पर लगे हुए हैं। दूध गंगा, पंचगंगा, ये सब प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र में लगे हुए हैं, गंगा में लगे हुए हैं, हर नदी में लगे हुए हैं। तो ये हम लोग एक अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे। अभी ये एनर्जी सेक्टर्स ऑफ इंडिया, ये कंप्लीट टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। किसी कोई डाउट है तो अच्छे से रिवाइज करिए, इसको पढ़ लीजिए, और यहाँ पे जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको नोट्स बनाने के लिए आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से मिसलेनियस टॉपिक नंबर 1, एनर्जी सेक्टर ऑफ इंडिया, उसके डिविजन्स, कहां से कितनी एनर्जी आ रही है, इसको हम लोग समाप्त करते हैं। अगले मिसलेनियस टॉपिक में हम लोग जल्द ही दोबारा मिलेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू।